हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक और लवण के बारे में, जिसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी कहा जाता है। आपको इंग्लिश नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करने हैं जिसमें आपको इन नामों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप आगे किसी भी मीडियम में पढ़ाई करें तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाएँ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम अम्ल और क्षार की प्रकृति में उपस्थिति कहाँ कहाँ है, हमारे आसपास ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि आखिर अम्ल और क्षार क्या है, ऐसे कौन सा क्राइटेरिया है जिसके द्वारा हम अम्ल और क्षार को वर्गीकृत कर सकते हैं, अम्ल और क्षार की हम आखिर पहचान कैसे करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं और आपको जानने चाहिए, इन सब का भी इस वीडियो में समावेश किया गया है। इसके अलावा हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इस वीडियो में डाली हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। भले वो आपके सिलेबस का हिस्सा ना हो लेकिन उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं जो जिन्हें आप सिर्फ एक बार सुन लेंगे तो भी वो आपको आगे तक काम आएंगे और आप आगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि आखिर अम्ल और क्षार प्रकृति में कहाँ कहाँ उपस्थित है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये इमली, वॉशिंग पाउडर, सेब, खाने का सोडा, पान में जो चूना लगाया जाता है वो चूना, टमाटर, एसिटिक एसिड, एंटासिड्स। एंटासिड्स यानी जो हम इनो वगैरह यूज़ करते हैं वैसे टाइप का ये एक मटेरियल होता है एंटासिड्स। तो ये हमारे आसपास पाए जाने वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अम्ल और क्षार पाया जाता है। अब इसमें से हमें पता कैसे चलेगा कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, तो इसको आगे हम देखते हैं कि आखिर अम्ल इनमें से कौन कौन से हैं और क्षार कौन कौन से हैं। अभी हमने देखा इमली। इमली जो है, इमली और देन सेब, सिरका, टमाटर, ये सब में अम्ल पाया जाता है। लेकिन कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हम सीधे सीधे एक लाइन में याद करेंगे और देखेंगे कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल और टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। अब बात करते हैं क्षारक की। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनमें क्षारक की उपस्थिति होती है। तो चूना, चूना वही चूना जिसे पान में लगाकर खाया जाता है, घर में पेंट आदि जो है वो चूने के पानी से किया जाता है, तो वो चूने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, नाम का क्षारक होता है। खाने का सोडा का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला नेम, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अम्ल और क्षारक की उपस्थिति होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार पाया जाता है। हमारे आसपास ही आपको बहुत सारे ऐसी वस्तुएं देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ जितने भी अम्ल के प्रकार हैं उनमें टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऐसा सब में अम्ल लगा हुआ है, जबकि जो क्षारक हैं उसमें हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स हैं। तो अगर किसी वस्तु के नाम में हाइड्रोक्साइड्स या कार्बोनेट आए तो ये जनरली क्षारक होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्षारक, और यहाँ पर लिखा है क्षार, तो आखिर क्षार और क्षारक में क्या डिफरेंस है। तो क्षार और क्षारक में डिफरेंस ये है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जो भी क्षारक हैं इनमें से जो भी जल में घुल जाए उन्हें हम कहेंगे क्षार। अब क्या हमें सिर्फ नाम जानना ही इम्पॉर्टेंट है? आखिर हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उसका रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हमने दिया है, और इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। और इनकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? आप इसके लिए हमेशा एक
पेपर में सारे नाम लिख लीजिए और उसके बाद याद करके आप उनके सामने उनके रासायनिक सूत्र लिखते जाइए, जिससे आपको पता चलते रहेगा कि आपको कितने रासायनिक सूत्र याद हैं और कितने नहीं हैं। प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरू में ये थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन बाद में आपको एक बार याद हो जाए तो बहुत जल्दी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे। नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। अब याद रखने का एक छोटे छोटे से शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ मैं। नाइट्रिक N से स्टार्ट होता है और जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन का N यहाँ पर है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल को आप याद रख सकते हैं HNO3 से। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का S, दैट दिस इज S। सो सल्फ्यूरिक एसिड को आप याद रख सकते हैं जिसमें जिस फॉर्मूले में सल्फर यानी S का कंटेंट हो, मतलब H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्लोरिक दैट क्लोरीन। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में हमेशा OH लगा होता है, सॉरी सोडियम नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम मतलब NH3 का कंटेंट यहाँ पर होगा जो NH4 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड को आवर्ती जो हमारा आवर्ती वर्गीकरण होता है उसमें Na से प्रदर्शित किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हुआ NaOH। पोटेशियम का K, सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हुआ KOH। तो हमने इस तरीके से कुछ अम्ल और क्षार के रासायनिक सूत्र देखे हैं। आगे हम जानते हैं कि आखिर अम्ल और क्षार होता क्या है। हमने पढ़ तो लिए बहुत सारे प्रकार के अम्ल और क्षार, लेकिन इनको हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो अम्ल जो हैं, जिन्हें एसिड्स भी कहते हैं, उनको वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार कुछ इस तरीके से वर्गीकृत किया। उन्होंने कहा कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्षार से अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन बना देता है, और कार्बोनेट्स से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वो अम्ल है। अब यहाँ पे आपने एक नया शब्द सुना, लिटमस। लिटमस एक पेपर होता है जो कि जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि आखिर कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार। इसकी डिटेल स्टडी हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि क्षार क्या होता है। तो क्षार जो होता है, क्षार उन पदार्थों को कहते हैं जो स्वाद में तीखा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और अम्ल से क्रिया करके उन्हें उदासीन बना देता है। अभी हमने देखा कि क्षार जो हैं, यहाँ अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन बना देता है विलयन को, और वैसे ही इसका अपोजिट जस्ट है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके उन्हें उदासीन बना देता है। यहाँ पर अम्ल नीले लिटमस को लाल करता था और यहाँ क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जो क्षार है वो स्वाद में तीखा होता है। इस तरीके से यदि दोनों का अंतर लिखने आए तो आप इस तरीके से अंतर लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं आर्हीनियस की अवधारणा। आखिर ये जो अम्ल और क्षार के बारे में अभी हमने पढ़ा है, उसका वैज्ञानिक बेस क्या है, जिस बेसिस पे उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। तो आर्हीनियस ने एक अवधारणा दी कि जिसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते थे जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल मतलब OH- आयन मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट आया, जो भी पदार्थ जल में घुलकर H और OH- आयन, H+ और OH- आयन को मुक्त करते हैं, उन्हें अम्ल और क्षार कहते हैं। लेकिन कोई ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जो जल में घुलनशील ना हो, तो उस समय पे हम कैसे वर्गीकृत करेंगे अम्ल और क्षार में। तो इसके लिए ये जो सिद्धांत था वो फेल हो गया, क्योंकि ये जलीय विलयनों की व्याख्या नहीं कर सकता था। तो आगे ब्रांस्टेड लारी ने एक अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा दी। इसके अनुसार जो भी 1923 में उन्होंने ये प्रतिपादित किया था, और उनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते थे जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, मतलब H+ आयन मुक्त करते हैं और OH- आयन मुक्त करते हैं, ग्रहण करते हैं।
अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन मुक्त करते हैं और क्षार वे पदार्थ हैं जो OH- आयन ग्रहण करते हैं, मतलब प्रोटॉन ग्राही होते हैं। आगे लुईस ने एक अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा दी। इसमें क्या था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है। तो इस अवधारणा से क्या फ़ायदा हुआ? इसमें हम उन पदार्थों को भी अम्ल और क्षार में वर्गीकृत कर पाएँ जिन्हें पहले की अवधारणाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता था। मतलब जैसे पहले हम देख रहे थे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो H+ और OH- आयन मुक्त नहीं करते, उनको हम कैसे वर्गीकृत करेंगे? तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए लुईस की अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा बहुत ही पॉपुलर हुई और आज भी यूज़ होती है। तो यहाँ पे कुछ लुईस अम्ल के उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आप जस्ट एक बार देख लीजिए। कभी कभी ये एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार की आखिर पहचान कैसे करेंगे। अभी हमने ये तो सारे रासायनिक अभिक्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जो रिसर्च होता है उस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि कैसे कैसे लोगों ने एक जो भी ड्रॉबैक था उसको आगे ठीक करते हुए वे आगे बढ़ते गए। लेकिन आखिर हम एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इंसान कैसे अम्ल और क्षार की पहचान करेगा? तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ होता है। इंडिकेटर्स मतलब सूचक। सूचक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति में वर्गीकृत करने के लिए जिन भी पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम सूचक कहते हैं। अब ये जो सूचक होते हैं वो कैसे काम करते हैं? तो जो सूचक होते हैं वो कुछ कलरफुल पदार्थ होता है, जैसे कि प्राकृतिक सूचक की बात करें तो गुड़हल, लाल पत्ता गोभी या हल्दी, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं जो कि ये बताएंगे कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। वैसे ही अगर हम रासायनिक सूचक की बात करें तो मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये वो बताएंगे, ये वे रासायनिक सूचक हैं जो बताएंगे कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो दोनों प्रकार के सूचकों का प्रयोग किया जा सकता है। एक होता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर भी एक सूचक है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। यदि कोई पदार्थ अम्लीय है तो वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, और कोई पदार्थ क्षारीय है तो वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। इस तरीके से अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अब आगे हमने एक वर्ड यूज़ किया लिटमस। तो आखिर लिटमस क्या होता है? लिटमस जो है वो रंजकों का एक मिश्रण होता है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और प्राकृतिक लिटमस की बात करें तो ये उदासीन मिश्रण के लिए इसका कलर बैंगनी रंग का होता है। बाकी अगर आपको यूज़ करके देखना है तो आप प्राकृतिक सूचक कोई भी यूज़ करिए, जैसे गुड़हल का, अगर गुड़हल के फूल आपके यहाँ होते हों, या फिर लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी सबके घर में पाई जाती है। तो इन पदार्थों में आप दो अलग अलग ये इंडिकेटर्स लें और उसमें एक में अम्ल की कुछ बूंदें डालें और एक में क्षार की कुछ डालें और देखें कि इसका रंग आखिर कैसे परिवर्तित होता है। इससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है। और प्राकृतिक और रासायनिक सूचक जो हैं इन सभी के आप नाम याद रखें, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सूचक क्या हैं। प्राकृतिक और रासायनिक सूचकों के नाम बताइए। तो आगे देखते हैं। आखिर अब बात यह है कि ये तो सारा हमने देख के अवलोकन करके बताया, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम पदार्थों की गंध को महसूस करके अम्ल और क्षार की पहचान कर सकें? आखिर जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो कैसे करते होंगे? तो इसका भी ध्यान रखते हुए अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गंधीय सूचक या घ्राण सूचक, जिन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। अब घ्राण सूचक का प्रयोग आप कैसे करेंगे? तो घ्राण सूचकों का प्रयोग करने के लिए प्याज, वनीला एक्सट्रैक्ट, लौंग का तेल, इनका यूज़ किया जाता है। अब जो ये प्याज है, प्याज घ्राण सूचक के रूप में कैसे प्रयोग होगा
कि आप प्याज को एक कपड़े में रगड़िए, एक पेपर में रगड़िए, और उसके बाद उसमें अम्ल की अगर आप कुछ बूंदें गिराएं तो आप देखेंगे कि प्याज की जो गंध आ रही थी उस पेपर से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप उसमें क्षार की कुछ बूंदें गिराएं तो उनमें परिवर्तन होगा, उसका जो स्मेल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से घ्राण सूचक का यूज़ किया जाता है। सेम चीज़ें वनीला एक्सट्रैक्ट और लौंग के तेल के साथ भी होगी। अब इन तीनों में आपने कॉमन क्या देखा कि जब भी कोई अम्ल इन घ्राण सूचकों के साथ क्रिया करता है या उसमें यूज़ किया जाता है तो गंध जो है वो अपरिवर्तित रहती है। लेकिन वहीं अगर हम क्षार का यूज़ करें तो जो घ्राण सूचक हैं वो ये अपनी गंध परिवर्तित करके ये बताएंगे कि जो पदार्थ हमने यूज़ किया है वो क्षार है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली सूचकों के बारे में। आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने अम्ल और क्षार लवण के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना था, जिसमें हमने शुरू में देखा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स, कौन कौन सी हमारी प्रकृति में हमारे आसपास उपस्थित चीज़ें हैं। देन हमने देखा कि अम्ल और क्षार प्रकृति में कहाँ कहाँ उपस्थित हैं, इनका जो रासायनिक नाम क्या है, और फिर कुछ रासायनिक सूत्रों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आगे हमने देखा कि आखिर अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। फिर हमने आर्हीनियस की अवधारणा, ब्रांस्टेन-लारी की अवधारणा, लुईस की अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा के बारे में जाना। फिर आखिर हमने देखा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और प्राकृतिक और रासायनिक इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, लिटमस क्या है इसके बारे में भी हमने जाना। फिर हमने देखा कि घ्राण सूचक जो हैं वो कैसे काम करते हैं और किन स्थिति में उसकी गंध परिवर्तित होती है और कब अपरिवर्तित रहती है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आखिर एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अम्ल में अम्ल और क्षार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं प्रकृति में, इसका उदाहरण लीजिए। ये हमने देख लिया है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, ये भी हमने देख लिया है। फिर सूचक किसे कहते हैं, प्राकृतिक और रासायनिक सूचकों के नाम बताइए। फिर सूचकों का प्रयोग कैसे किया जाता है, उदाहरण द्वारा समझाइए, ये भी हमने देखा है कि आखिर इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए आप किसी भी उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गुड़हल के पत्ते में आप अम्ल और क्षार की कुछ बूंदें गिराएं तो उनमें कैसा परिवर्तन आएगा। हल्दी के साथ आप हल्दी के उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। फिर हमने देखा कि आखिर गंधीय सूचक क्या है और दृष्टि बाधित छात्र इन सूचकों का प्रयोग कैसे करेंगे अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है। अब एक ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर उसने उस स्थान पर बहुत साबुन लगाया तो वो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण बताइए। तो हम जानते हैं कि साबुन क्या है, साबुन की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। अब जब सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिरी थी और उसमें उसने क्षार के साथ अभिक्रिया कराई, मतलब साबुन को रगड़ा, मतलब उसमें क्षार के साथ अभिक्रिया हुई, तो वो जो कपड़ा था वो क्षार की उपस्थिति में लाल हो गया। लेकिन फिर जैसे ही हमने उसमें बहुत पानी डाला तो वो वापस से नॉर्मल कलर का हो जाता है। इस प्रकार से कपड़ा लाल होने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर वो क्षार की उपस्थिति थी। फिर हमने ये सारे क्वेश्चंस तो देख लिए। अब आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप इन चीज़ों को कैसे याद रखें और रिवाइज करें। तो लर्निंग एंड रिटेनिंग स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले वीडियो देखें, क्योंकि जब भी कोई एक बार आपको पढ़ा दे तो उससे चीज़ों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आप पुस्तक से एक बार पूरे चैप्टर को रीड करें, इससे आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार वीडियो सुन लेंगे तो आपको हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। उसके बाद जब भी रिवीजन की बात आती है तो आप हमारे स्टडी मटेरियल से रिवीजन कर सकते हैं या फिर आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। और रोज़ खेल खेल में क्विज़ खेलते रहिए, दोस्तों के साथ अपने टॉपिक डिस्कस करिए कि आज हमने ये पढ़ा, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई थी।
और आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हमारे आसपास कौन से प्राकृतिक सूचक हैं, नाम बताइए। तो इस तरीके से आपको खेल खेल में पढ़ना चाहिए, जिससे आपको याद करने का कोई बर्डन नहीं रहेगा, एकदम आराम से चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।